आइए, काफ़ी समय हो गया था प्रैक्टिस सेट को देखे हुए, तो अब से हम प्रयास करेंगे कि एक एक सेट आप लोगों का डेली आए। ध्यान देंगे आप लोग, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इसमें न्यू और ओल्ड दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सेट लगाना बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है। ध्यान दें, इसमें पॉलिटी के हमने 20 प्रश्न रखे हैं। सभी प्रश्न अपने आप में बहुत यूनिक हैं। थोड़ा एक बार आप इसको सोच समझ कर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और इसमें कट ऑफ हमने 16 रखा है, विथ नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान देंगे। नंबर एक बात। नंबर दो, कई सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेज आए हैं कि सर आप जो पहले प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जैसे ए होगा, बी होगा, जो भी ऑप्शन होगा इसका, उस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो प्रयास हमारा अब इसी सेट से, इसी प्रैक्टिस सेट से ये होगा कि जहाँ कहीं आवश्यकता मुझे लगेगी कि नहीं स्टूडेंट्स को समझाना है यहाँ, तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे और वहाँ समझाएंगे, ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें भी छोटे छोटे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार पुराने स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो नए हैं ही, तो उनको समझना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर होना ज़रूरी है। तो आइए हम इस सेट को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है इस सेट का, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है आपका, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है, 26 जनवरी को की तिथि को भारत स्वतंत्र हो गया था। और ऑप्शन ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सोच समझकर इसका उत्तर देंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। ध्यान दें कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में दो फैसले लिए गए थे। पहला फैसला था पूर्ण स्वराज्य को लेकर के, और दूसरा फैसला था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यही दो फैसला जो है लिए गया था इसमें। ध्यान देंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। उसके बाद हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हम इस तिथि को यानी 26 जनवरी को कैसे अविस्मरणीय बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1900, ध्यान देंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हुए। जो आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये शब्द। तो उसके बाद उसको 26 जनवरी को जो है लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान देंगे 60-62 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, ये वाला, कि हम संविधान दिवस कब मनाते हैं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था, और उसका आंसर होगा 26 नवंबर को, जबकि संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को। तो ये ध्यान देंगे, इतने सारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है, आपके ऑप्शंस हैं 305, ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, सूचियाँ। ऑप्शन बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग 11 सूचियाँ। यहाँ सूचियाँ का मतलब अनुसूची से ही है। ऑप्शन सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 सूचियाँ। ऑप्शन डी है 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 सूचियाँ। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ अथवा अनुसूचियाँ अभी संविधान में हैं। ध्यान देंगे कई सारे जगह आपको मिलेंगे कि 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। जब बीपीएससी का प्रश्न आप उसका उत्तर देंगे तो यहाँ चूंकि ई ऑप्शन होता है, तो आप गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है यहाँ पर, इसलिए ध्यान देंगे 450 से भी अधिक अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। लेकिन संविधान के जो मूल अनुच्छेद हैं यानी 395 अनुच्छेद हैं, इसी में सेक्शन जोड़े गए हैं, यानी भाग अलग अलग जोड़ करके उसको बढ़ाया गया है, जो अब 450 से अधिक हो गया है। तो कभी भी यदि प्रश्न इस तरह से आते हैं कि
जहाँ पर 4 ही ऑप्शन हो तो आप 450 प्लस लगाएंगे, लेकिन 5वां ऑप्शन होने के कारण आप 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियाँ ही उत्तर देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में है, आपके ऑप्शन है 350 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी है 350 आर्टिकल, ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल और ऑप्शन डी है 500 से अधिक आर्टिकल और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको सही इसका उत्तर देना है। क्या होगा इसका उत्तर? तो अभी हमने बताया कि संविधान का जो मूल पाठ है उसमें 395 अनुच्छेद ही है, तो यहाँ पर ना तो 300 होगा, ना 350 होगा, ना 400 से अधिक होगा, क्योंकि बीपीएससी का उत्तर दे रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर ई होगा, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है मिलान करें, आपको मिलान करना है। इसमें है संघ सूची, एक में है और सामने ए है 97 प्रविष्टियाँ, 2 में है राज्य सूची और सामने है 47 प्रविष्टियाँ, 3 में है समवर्ती सूची और सी में इसके सामने है 66 प्रविष्टियाँ। आपको इसका मिलान करना है, तो सही से मिलान करके इसका उत्तर आप देने का कोशिश करें। देखिए इसका संघ सूची जो है अभी वर्तमान में संघ सूची में वैसे तो अब 98 हो गया है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से संघ सूची में 97 प्रविष्टि होगा, राज्य सूची में 66 प्रविष्टि होगा, राज्य सूची में 66 प्रविष्टि होगा और समवर्ती सूची में जो संघ और राज्य दोनों का है उसमें 47 प्रविष्टि होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना उत्तर देख लीजिए। इसमें इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी ए, सी और बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके ऑप्शंस हैं ए में समाजवादी, बी में है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी में है सार्वभौमिक और ऑप्शन डी में है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो आप समझ रहे होंगे ये प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं और आपको उसी क्रम में, यदि प्रस्तावना ठीक से याद होगी आपको, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से पूरा प्रस्तावना है। यदि आपको याद हो तो आप इस शब्द को अरेंज कर पाएंगे, अन्यथा ये आपसे नहीं बनेगा। वैसे थोड़ा सा मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक, इसका सही उत्तर ए होगा। सबसे पहले होगा सार्वभौमिक, उसके बाद ए होगा यानी समाजवादी, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगा डी यानी कि धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पर आएगा प्रजातांत्रिक। हमने अभी बताया यदि आपको प्रस्तावना ठीक से याद होगा तभी इसका उत्तर दे पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुझे लगता है इसका उत्तर आप सब लोग सही देंगे। 1976 में, ध्यान देंगे, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, मैं थोड़ा मिस कर गया यहाँ, ये शब्द जो है हमारे प्रस्तावना के मूल पाठ में नहीं है। प्रस्तावना के मूल पाठ में ये, हालांकि बीपीएससी इसी तरह से प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान देंगे आप लोग, हमारे प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पंथ निरपेक्ष, मैं लगता है पंथ निरपेक्ष गलत लिखा हूँ, पंथ निरपेक्ष ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत आपके ऑप्शन है,
ऑप्शन बी है 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी है आपका 3/4 बहुमत, ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नया राज्य जब कभी बनाया जाता है तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है ही नहीं, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन नया राज्य दो तरह से बनाया जाता है। जैसे देखिए, ये है भारत आपका, मैं नीचे साउथ इंडिया का बनाया हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका के पार्ट को यदि शामिल करते हुए तमिलनाडु में, यानी यहाँ पर जोड़ लिया, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पर है ना, आप पढ़े होंगे मैप। तो अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर दो पार्ट में डिवाइड करके करना होगा और इसमें अलग अलग राज्य इसको बनाना होगा, तो उसके लिए संविधान में अलग प्रावधान है। लेकिन यदि यहाँ पर श्रीलंका है, इसके किसी पार्ट को काट करके तमिलनाडु में यानी कि भारत में शामिल किया जाए, तमिलनाडु राज्य में और भारत देश में शामिल किया जाए, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अलग है। तो यहाँ सिर्फ पूछा गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, यानी कि यहाँ अपने भारत के अंदर के राज्यों के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए साधारण बहुमत होता है। इसमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये ध्यान देंगे। संवैधानिक संशोधन जो है प्रक्रिया आर्टिकल 300 ये है आर्टिकल 368 के तहत होती है, तो ये भी ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यहाँ नहीं शब्द पर ध्यान देंगे और कह रहा है कि वैसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार के लिस्ट संभवतः दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप सभी जानते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। दूसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समता। तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के अधिकार। चौथा ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको इस ऑप्शन में से नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है उसको ऑप्ट करना है। ये बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान दें। आप समझ लें, मैं पहले यहाँ पर आर्टिकल बता देता हूँ, हो सकता है उसके हिसाब से कहीं आप लोग बना लें। पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आता है? आर्टिकल 19(1) में आता है। कानून के समक्ष समानता की बात करता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है और जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। तो आप समझ रहे हैं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को ही दिया गया है, गैर नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता सभी नागरिकों को प्राप्त है, मतलब भारत और जो गैर भारतीय हैं उन्हें भी प्राप्त है। जबकि अल्पसंख्यक होने का अधिकार केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है, जो भारतीय हैं और गैर भारतीय हैं। तो यहाँ कहता है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो ऑप्शन ए 1 और 3 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आपको इसमें से आप अपना उत्तर सेलेक्ट करना है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25 और इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सेलेक्ट करना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा जो है उसको फहराया जाना जो है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया?
यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया है भारतीय संविधान में संशोधन के पश्चात, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010, यानी उत्तर ए हो जाएगा। ध्यान देंगे 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। उसी समय में जो है भाग 3 में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था या आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, ठीक है। उसी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ऐसा कहा गया था उस संविधान में और ये प्रावधान किए गए थे। ध्यान देंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को फिर बाद में लागू किया गया। तो यही पूछा जा रहा है कि कब जो है संविधान संशोधन के बाद जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, तो ये 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है मकान का अधिकार और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन ई। सोचकर इसका उत्तर दीजिए। बहुत हल्के में ऐसे प्रश्नों को नहीं लें आप लोग, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न यदि गलत हो जाएंगे तो दिक्कत होगा परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इस प्रश्न में सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों जो है कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है, इसको डीपीएसपी कहते हैं, में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है अथवा हैं। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आपको बताना है, नीचे जो कोड दिए गए हैं 1, 2 और 3 ए में है, बी में है 1 और 2, इसमें से जो सूचीबद्ध है उसी को आपको लेना है। और ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन डी में है 1, 2 और 4 और ऑप्शन ई है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन किस में दिया गया है, आर्टिकल 1939D में दिया गया है। समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, ये किस में दिया गया है, 44 आर्टिकल में दिया गया है। छोटे परिवार का मानदंड हमको खुद पता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की बात जो है आर्टिकल 350A में किया गया है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि इसमें कौन से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं, आपको बताना है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भाग 4 में आता है नीति निर्देशक सिद्धांत, और उसमें जो आर्टिकल आते हैं वो अगर आपको ठीक से ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन में का जवाब दे पाएंगे, मुझे लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए 39 और 44 ये दोनों जो है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों जो है डीपीएसपी के तहत आता है। जबकि ये आर्टिकल 51 के बाहर चला जाता है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। इसमें क्या कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 32वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी है 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और ऑप्शन डी है 46वें संविधान संशोधन और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर देना है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है इसका जवाब आप लोग सही सही दे पाएंगे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, 1976 में। इसी समय जो है इसको जोड़ा गया था भाग 4 क के तहत। ध्यान देंगे, भाग 4 क के तहत इसको जोड़ा गया था। यह है भाग, ठीक है, यह है वर्ष
जिस वर्ष में हुआ था, और ये है संविधान संशोधन का क्रम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। 14वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। आपके ऑप्शन ए हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ऑप्शन बी है मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के द्वारा, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोच समझकर ऐसे प्रश्नों का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें, बहुत जल्दीबाजी नहीं करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति ऐसे शक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे ये शक्तियां जो है राष्ट्रपति को आर्टिकल 53 के सेक्शन 1 में इसका वर्णन किया गया है, और ऐसे शक्ति का प्रयोग जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ये करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें सही इसका उत्तर हो जाएगा बी, और अब मुझे लगता है आप लोग सही इसका उत्तर भी दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। पूछा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। यहाँ प्रश्न पर ध्यान देंगे, भारतीय गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यक्ति के नाम का प्रयोग किया गया है, ना कि राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर के राष्ट्रपति के रूप में क्रम पूछा गया है व्यक्ति नाम के साथ, तो प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 13वां, ऑप्शन बी है 14वां, ऑप्शन सी है 16वां, और ऑप्शन डी है 15वां, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने सभी में इसमें टिक कर दिए हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, 15वां। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कि कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए, बी, सी, डी और ई। पहला ऑप्शन ए है वह जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। ऑप्शन डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। फिर देखिए वैसा ही प्रश्न आ गया। यहाँ पर जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम पूछा जा रहा है, यहाँ फिर से व्यक्ति के नाम का क्रम पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान देंगे क्योंकि मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार रहे हैं उपराष्ट्रपति। जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके कार्यकाल में उन्हीं के समय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार रहे थे। तो इस तरह से आपको इस सब तरह के प्रश्न में यदि गलती करेंगे तो फिर समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब बहुत सोच समझ कर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, मैं यही कहूँगा। जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपसे क्रम पूछा जा रहा है, इसका सोच कर आप उत्तर दीजिए हमें।
इसका सही उत्तर होगा 14वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आपके ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोचकर सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। थैंक यू। इस सेट को यहीं समाप्त करते हैं।